इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। इम्परेटिव अति आवश्यक। सेंसस मतलब होता है जनगणना। फ्लॉड मतलब होता है कमी। फ्लॉड मतलब होता है कमी। FLAWED फ्लॉड मीन्स होता है कमी। ज्वाइन द चोरस मतलब होता है शामिल होना। इमर्जिंग मतलब होता है उभरता हुआ। इमर्जिंग मीन्स होता है उभरता हुआ। इमर्जिंग उभरता हुआ। कॉन्सेंसस मतलब होता है सहमति। कमिट मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। बेल्ट मतलब होता है क्षेत्र। बेल्ट मीन्स होता है क्षेत्र। बेल्ट मीन्स होता है क्षेत्र। इम्परेटिव अति आवश्यक। सेंसस जनगणना। फ्लॉड कमी। ज्वाइन द चोरस मतलब होता है शामिल होना। इमर्जिंग मतलब होता है उभरता। कॉन्सेंसस मतलब होता है कम सहमति। कमिट मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। बेल्ट मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हो गया स्टेम। स्टेम मतलब होता है उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना। स्टेम मीन्स होता है उत्पन्न होना। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना। एक्सपेंड विस्तार करना। एक्सपेंड विस्तार करना। एक्सपेंड विस्तार करना। बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ापन। डिटरमाइन निर्धारित करना। एक्सटेंड मतलब होता है सीमा। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। इवेल्युएट मीन्स मूल्यांकन करना। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एसेस मतलब होता है आकलन करना। एसेस मीन्स होता है आकलन करना। पर्टिनेंट मतलब होता है उचित। और डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। डिलीजेंट परिश्रमी। डिलीजेंट परिश्रमी। डिलीजेंट परिश्रमी। डिलीजेंट परिश्रमी। पर्टिनेंट उचित। पर्टिनेंट उचित। एसेस आकलन करना। एसेस आकलन करना। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एवेल्युएट मूल्यांकन करना। एवेल्युएट मूल्यांकन करना। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। एक्सटेंड मीन्स सीमा। एक्सटेंड सीमा। डिटरमाइन निर्धारित करना। डिटरमाइन निर्धारित करना। बैकवर्डनेस मीन्स होता है पिछड़ापन। बैकवर्डनेस पिछड़ापन। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। स्टेम मतलब होता है उत्पन्न करना। स्टेम मीन्स होता है उत्पन्न करना। स्टेम मीन्स होता है उत्पन्न करना। क्या क्या सीखा हमने? इम्परेटिव अति आवश्यक। सेंसस जनगणना। फ्लॉड मतलब कमी। ज्वाइन द चोरस मतलब होता है शामिल होना। इमर्जिंग मीन्स होता है उभरना। कंसेशंस मतलब होता है सहमति। कमिट मतलब प्रतिबद्ध होना। बेल्ट मतलब क्षेत्र। स्टेम उत्पन्न होना। एक्सपेंड विस्तार करना। बैकवर्डनेस पिछड़ापन। डिटरमाइन निर्धारित करना। एक्सटेंड सीमा। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। इवेल्युएट मूल्यांकन करना। एग्जिस्टिंग मौजूदा। एसेस आकलन करना। और पर्टिनेंट उचित। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। कॉल। कॉल मीन्स क्या होता है? अनुरोध करना। कॉल मीन्स होता है अनुरोध करना। क्वान्टिफाइबल मतलब होता है मापनीय, मेजरेबल। इनहेरिटेंट मतलब होता है इनहेरिएंट। इनहेरेंट मतलब होता है अंतर्निहित। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो क्लियर हो, जो साफ सुथरा दिखे। रिडल मतलब होता है से भरा हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है दुर्बलता। इन्फॉर्मेटिव मीन्स होता है दुर्बलता। दुर्बलता कमी 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 कमी। पार्स मतलब होता है विश्लेषण करना। पार्स मीन्स होता है विश्लेषण करना। इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना। इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना। हरिट मतलब होता है जल्दबाजी। कंडक्ट मतलब होता है संचालन करना। कंडक्ट मतलब होता है संचालित करना। यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना। यूटिलाइज उपयोग करना। रेंडर प्रस्तुत करना। इफेक्टिव बनाना। रेंडर रेंडर मतलब होता है इफेक्टिव बनाना। प्रॉब्लमेटिक समस्याग्रस्त। थ्रो गोइंग मतलब होता है संपूर्ण। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। इंटेल मतलब होता है शामिल करना। कंसोलिडेशन मतलब होता है समेकन, इकट्ठा करना। साइनोमिनेटिव मतलब होता है समान कर देना। रिवील मतलब होता है प्रकट करना। रेस्पोंडेंट मतलब होता है पार्टिसिपेंट, जो भाग लेते हैं। डेसिनियल मतलब होता है दशकीय। एग्रीगेटेड मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रहित करना। एक्विशेंस मतलब होता है सहमति होना। एक्विशेंस मतलब होता है सहमति होना। रेटिफिकेशन मतलब होता है स्वरूप। रीएफिकेशन मतलब होता है स्वरूप ग्रहण करना। रीएफिकेशन स्वरूप ग्रहण करना। फिर से पढ़ते हैं एक बार। कॉल अनुरोध करना। कॉल अनुरोध करना। क्वान्टिफाइबल मापनीय। इनहेरेंट अंतर्निहित। एविडेंट प्रत्यक्ष। एविडेंट प्रत्यक्ष। रेडल मतलब होता है भरा हुआ, से भरा हुआ। इन्फॉर्मेटिव दुर्बलता। पार्स मतलब होता है विश्लेषण करना। पार्स मीन्स विश्लेषण करना। इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना। हर्रिड मतलब होता है जल्दबाजी। कंडक्ट मतलब होता है संचालन करना। यूटिलाइज मतलब होता है प्रयोग, उपयोग करना। यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना। रेंडर मतलब होता है बनाना, प्रस्तुत करना। प्रॉब्लमेटिक समस्याग्रस्त। थ्रो गोइंग संपूर्ण। इंटेल मतलब होता है शामिल करना। इंटेल मतलब होता है शामिल करना। कंसोलिडेशन मतलब होता है समाकलन करना। साइनोमिटी मतलब होता है समान करना। रिवील मतलब होता है प्रकट करना। रेस्पोंडेंट मतलब होता है प्रतिवेदी, पार्टिसिपेंट। डिसेंशियल मतलब होता है दशक का। एग्रीगेटेड मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्विशेंस मतलब होता है सहमत होना। रीएफिकेशन मतलब होता है स्वरूप। सीख। सीख मीन्स होता है प्रयास करना। सीख मीन्स होता है प्रयास करना। प्रीडोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख। प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख। एड्रेस मतलब होता है निपटान करना। इन इक्विटी असमानता। फेसाइल मतलब होता है नाजुक। कन्फर्म मतलब होता है प्रदान करना। डिग्री स्तर हर्द। एडवांस मतलब होता है बढ़ाना। कॉज मतलब होता है कारण। और कास्टलेस मतलब होता है जातिहीन।
कास्टलेस जातिहीन, कॉज मतलब कारण, एडवांस मतलब बढ़ाना प्रमोट करना, डिग्री मतलब होता है हद लेवल, कन्फर्म मतलब होता है प्रदान करना, सीख मतलब होता है प्रयास करना, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रीडोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, एड्रेस निपटान करना, इन इक्विटी असमानता, फेसाइल मतलब होता है नाजुक सरल सुगम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। कैसे पढ़ना है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। प्लीज़ 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 किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ एनालिसिस किया करें डेली 2 घंटे। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है ना, डेली 2 घंटे बस सेल्फ एनालिसिस करो एडिटोरियल का, आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब एडिटोरियल को एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, क्या कह रहा है, द कास्ट इम्परेटिव ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एन अपडेटेड कास्ट सेंसस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द कास्ट इम्परेटिव, कास्ट मतलब क्या होता है जाति, और इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक। सो गाइस, जो भी आपको वोकैब नहीं समझ में आए ना, उसको कॉपी पेस्ट कर लो गूगल ट्रांसलेट में, और आप जितना कॉपी पेस्ट करके मेमोराइज करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो आपके वोकैब पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, वो एडिटोरियल से ही आते हैं, कहीं दूसरे जगह से वो डिक्शनरी से उठ के नहीं आते हैं। जो भी आपके लेटेस्ट वोकैब चलते हैं ना एडिटोरियल में, वही सारे आपके वोकैब आते हैं। तो कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद करने की। ओके, तो क्या कह रहा है, कास्ट का इम्परेटिव है, जाति की अति आवश्यकता है। अब यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एन अपडेटेड कास्ट सेंसस। अब यहाँ पे देखो गाइस, सेंसस मतलब होता है जनगणना। क्या होता है, जनगणना। अपडेटेड मीन्स होता है लेटेस्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट मतलब होता है मामला। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो मामला है किस चीज़ का, जो लेटेस्ट कास्ट सेंसस का, जनगणना का, ये क्या है, अति आवश्यक है जाति को लेकर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, कास्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। कास्ट क्या हो गया, कास्ट सेंसस इवन इफ मॉडली फ्लॉड, फ्लॉड मीन्स होता है गाइज कमी, जिसमें कमी रहती है, कैन हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ कोटा बेनिफिट। अब देखो गाइज क्या कह रहा है कि कास्ट सेंसस, अगर हम मानते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस है ये नैतिक आधार पे क्या है, इसमें कमी है। ठीक है, अगर हम मोरली बात करें, नैतिकता के आधार पे बात करें, तो कास्ट सेंसस क्या है, नहीं कराना चाहिए या फिर ये त्रुटिपूर्ण होता है। लेकिन इसके बावजूद ये मदद करता है किस चीज़ में, टारगेट करने में। किस चीज़ को टारगेट करने में, कोटा बेनिफिट्स। यानी कि जब कास्ट सेंसस होगा, इसी के अकॉर्डिंग तो पता चलेगा ना कि कोटा कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है। तो भले ही नैतिकता के आधार पर ये गलत है, लेकिन कोटा बेनिफिट के आधार पे ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगफुल होने वाला है। अब देखोगे, इन क्या होता है, प्रीपोजिशन, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आएगा। अगर कभी भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो जब आप पढ़ते होंगे ग्रामर, तो आपको ये रूल सिखाया गया होगा कि प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो इन, ऑफ, ये सारी चीज़ें जहाँ भी देखो तो इसको रिवीजन कर लो कि इन आया है, ऑफ आया है, क्या वर्ब आया है कि नहीं आया है, वर्ब आया तो आईएनजी फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो ग्रामर को आप यहाँ से एक्सरसाइज करो। एडिटोरियल में जो भी ग्रामर पढ़ो, यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते चलो कि कौन सा ग्रामर कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद द कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग द चोरस, चोरस मतलब होता है शामिल होना। ज्वाइनिंग द, अच्छा चोरस नहीं है, कोरस। ज्वाइनिंग द कोरस मतलब होता है सम्मिलित होना। क्या होता है, सम्मिलित होना, शामिल होना। क्या कह रहा है, फॉर एन अपडेटेड कास्ट सेंसस देयर सीम्स टू बी एन इमर्जिंग कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल अपोजिशन ऑन द नीड फॉर द एक्सरसाइज। ओके, देखो जब भी अपना सेंटेंस बहुत बड़ा है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे और डिवाइड कर करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या सीखा, ज्वाइनिंग द कोरस मतलब होता है शामिल होना। तो विद द कांग्रेस, विद मतलब होता है साथ, कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी एक नाउन हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल होते हुए ही, फॉर के लिए, किसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन किया, शामिल हुआ, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हुआ एन अपडेटेड कास्ट सेंसस। देखो क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी ये जो अपडेटेड कास्ट सेंसस है ना, इसमें सहमति हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी अब चाहती है कि कास्ट सेंसस क्या हो जाए, अपडेटेड हो जाए। ठीक है, देयर सीम्स टू बी एन
इमर्जिंग कंसेंसस अमॉन्ग द पॉलिटिकल अपोजिशन ऑन द नीड फॉर दिस एक्सरसाइज। देखो गाइज, जैसे मैं बात करती हूँ ही इज़ इनोसेंट, ठीक। अब ही के साथ हमें हमेशा जो भी नाउन लगाना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ये सबको पता है। वैसे ही देयर क्या है, देयर के साथ आप सिंगुलर भी लगा सकते हो हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन नाउन भी लगा सकते हो, या फिर प्लूरल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देयर के साथ हमारा ये मामला है। अब यहाँ पे देयर सिम्स मतलब होता है मालूम पड़ना, तो यह मालूम पड़ता है टू बी एन इमर्जिंग कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है आपसी सहमति, आपसी सहमति, और इमर्जिंग मीन्स होता है उभरता, ठीक है। अब क्या है, एन लगा ना, देखो एन लगा तो एन के बाद आप पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन जरूर होगा, तो नाउन यहाँ पे क्या है, सहमति, सहमति। और इमर्जिंग यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इमर्जिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये पूछोगे दीदी ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, देखो नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है और वो नाउन के बारे में बताए कि वो नाउन कैसा है। जैसे कंसेंसस मतलब होता है आपसी सहमति, और ये आपसी सहमति कैसी है, ये आपसी सहमति उभरती हुई है ना। तो नाउन के विषय में बताए कि नाउन कैसा है, वो होता है अपना एडजेक्टिव। ओके, तो ये समझ में आया कि भैया अब क्या है, पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में भी अमॉन्ग द पॉलिटिकल अपोजिशन ऑन द नीड फॉर द एक्सरसाइज, यानी कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है सेंसस की, कास्ट सेंसस की जो एक्सरसाइज हो रही है ना, तो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उनको भी ज़रूरत पड़ रही है, और उनके बीच में भी सहमति बन रही है कि ये कास्ट सेंसस कराना ज़रूरी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है। वाइल द पार्टी, जबकि जो पार्टीज हैं, है ना, यहाँ पे द है, आर्टिकल द है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टीज है, तो ये क्या हो गया, नाउन है, और ये नाउन कैसा है, प्लूरल है। आर्टिकल द, ए, एन के बाद मोस्टली क्या आता है, नाउन आते हैं, ठीक है। जबकि जो पार्टीज हैं कमिटेड, इन्होंने कमिटेड किया है, ये प्रतिबद्ध है, इन्होंने वादा किया है, इन पार्टीज ने वादा किया है, कमिटेड मतलब होता है वादा किया है, टू रिजर्वेशन इन द नॉर्थर्न बेल्ट, बेल्ट मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। जबकि पार्टीज ने क्या किया है, प्रतिबद्ध है, इन्होंने वादा किया है कि ये रिजर्वेशन देंगे जो नॉर्थ के क्षेत्र है ना उनको, ठीक है। द समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, एंड द राष्ट्रीय जनता दल। अब एक चीज़ आप यहाँ पे सीखो कि पार्टी आया समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इनके पहले आर्टिकल द क्यों लगा, है ना, आप पूछोगे ना। तो आंसर इसका यही है कि कभी भी हम किसी पार्टी की बात करते हैं तो मोस्टली केसेस में हम आर्टिकल द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी है और जो राष्ट्रीय जनता दल है, इन पार्टिकुलर मतलब होता है खास तौर से, ठीक है। तो ये जो दो पार्टियां हैं खास तौर से, अब हैव क्यों लगा, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया दी समाजवादी पार्टी एंड द राष्ट्रीय जनता पार्टी, और उनके बीच में लगा है और एंड लगा है, और एंड के पहले ये जो है सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, ये पार्टी का नाम अलग है, ये पार्टी का नाम अलग है। तो जब सब्जेक्ट दो डिफरेंट हो, एंड से जुड़े होते हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव लगा, ठीक है। तो ये जो दो पार्टियां हैं खास तौर पे मेड दिस डिमांड एज अ रिएक्शन टू द एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अमॉन्ग फॉरवर्ड कास्ट यूजिंग इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या करा है कि ये जो दो पार्टियां हैं उन्होंने ये डिमांड किया है, ठीक है, दिस डिमांड, उन्होंने ये डिमांड किया है एज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के तौर पे, टू द एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ाना, ठीक है। तो इन दोनों पार्टियों ने डिमांड किया है कि भैया बढ़ाया जाए, कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए, रिजर्वेशन जो बेनिफिट है ना टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमॉन्ग फॉरवर्ड कास्ट, यानी कि जो फॉरवर्ड कास्ट है उनके बीच में भी रिजर्वेशन बेनिफिट को बढ़ाया जाए, कास्ट यूजिंग इनकम क्राइटेरिया। यानी कि ये जो पार्टियां हैं इन्होंने ये कहा है कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, जो ऊंची जाति के कास्ट हैं, उनके बीच में भी रिजर्वेशन
बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए उनके बीच में भी, है ना। और ये किस आधार पर होना चाहिए, इनकम के आधार पर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आर्टिकल अ लगा है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल द लगा है, ठीक है। ऑफ रिजर्वेशन भी आपका नाउन हो गया क्योंकि ऑफ के पहले और बाद में अगर वर्ब, ऑफ के बाद में अगर वर्ब नहीं है, देखो ऑफ के पहले नाउन है और इसके बाद रिजर्वेशन है, तो मोस्टली केसेस में ऑफ के आगे पीछे नाउन ही लगता है, ठीक है। जैसे हमने कहा दी बुक ऑफ राम, ठीक है, तो बुक भी नाउन होता है और राम भी नाउन ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे केस होने वाला है, ठीक है। ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, अमॉन्ग फॉरवर्ड काज यूजिंग। अच्छा, यहाँ तक कोई अब नहीं है। तो गाइस, द कांग्रेस पाइवोट टुवर्ड सपोर्टिंग दिस स्टेम्स फ्रॉम द पार्टीज न्यू पॉलिटिकल एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स सपोर्ट बेस। अब क्या कह रहा है, देखो ये जो कांग्रेस का पाइवोट, पाइवोट मीन्स होता है गाइस केंद्र, टर्निंग पॉइंट। ओके, तो ये जो कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट है किस चीज़ को लेके, टुवर्ड्स के तरफ, टुवर्ड्स मतलब होता है के तरफ। अब टुवर्ड्स भी क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आया। अब ये कैसे पता चले कि वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। कभी भी कोई भी वर्ड जो करने में दिखाए कि कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ मेहनत लग रही है, तो वो क्या होता है, वर्ब। जैसे सपोर्ट करना, समर्थन करना, है ना, तो इसमें कोई एक्शन दिखा रहा है ना कि हाँ भाई शायद सपोर्ट किया जा रहा है, करने का काम हो रहा है, तो वो हमेशा क्या आता है, वर्ब होता है, ठीक। तो ये जो कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट है कि इन्होंने सपोर्ट किया है किस चीज़ को, कास्ट सेंसस को। दिस स्टेम्स, स्टेम्स मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, पैदा होना या फिर कुछ होता है ना पहली बार होना, वो बात यहाँ पे कहने को मिल रहा है। तो ये निकल कर आता है फ्रॉम द पार्टीज न्यू पॉलिटिकल एम्फेसिस। ये जो पार्टी का नया पॉलिटिकल एम्फेसिस है, एम्फेसिस मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालना, दबाव डालना, किसी चीज़ को लेकर एमफुल हो जाना। ओके, तो पार्टी का जो नया पॉलिटिकल एम्फेसिस है, यानी कि ये इसकी जो कांग्रेस पार्टी है जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है वो क्या है, ऑन एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग मतलब होता है बढ़ाना, है ना। इट्स सपोर्ट, इट्स किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना पॉलिटिकल जो पावर है उसको बढ़ाना चाहती है। किस चीज़ को लेके, सपोर्ट बेस, यानी कि जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस है, जो सपोर्टर्स है, उसको कांग्रेस बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से इसने कास्ट सेंसस को क्या किया है, सपोर्ट किया है। और ये क्या है, कांग्रेस का नया पॉलिटिकल एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट बेस अपना बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे कांग्रेस एपोस्ट्रॉफी एस आया, ठीक है, कांग्रेस एपोस्ट्रॉफी एस पाइवोट, ठीक। तो ये भी नाउन होता है और ये भी नाउन होता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी के बाद दोनों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। टुवर्ड्स आया, के तरफ, सपोर्टिंग आया, ठीक है। दिस अपना क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है। दिस क्या हो गया, प्रोनाउन है अपना। प्रोनाउन अगर प्लूरल हो, सिंगुलर हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फ्रॉम मतलब होता है जहाँ से जनरेट हो, है ना। फ्रॉम यहाँ पे फॉर भी लग सकता था, इन भी लग सकता था, लेकिन फ्रॉम ही क्यों लगा, क्योंकि जहाँ से कुछ जनरेट होता है ना, उस केस में प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ठीक है। पॉलिटिकल एम्फेसिस, एम्फेसिस के साथ मोस्टली केसेस में ऑन प्रीपोजिशन लगता है कि दबाव देना, जोर देना। अब ऑन क्या है, अपना प्रीपोजिशन है, तो इस वजह से बढ़ाना यानी कि कुछ एक्शन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सपेंडिंग लगा है। ओके, विद द मंडल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1980, यानी कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1980 की, डेट वाज बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड थी। अब यहाँ पे वॉज क्यों लगा, क्योंकि ये जो मंडल रिपोर्ट है ना 1980 में रिलीज हो गई, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो हमारा टेंस जो होगा वो भी तो पास्ट में होगा। तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी ना 1980 की, ये आधारित थी किस चीज़ पर, बेस्ड के साथ हमेशा और हमेशा ऑन लगता है। तो ये मंडल रिपोर्ट आधारित थी किस चीज़ पर, कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 1931, यानी कि 1980 में एक रिपोर्ट आई जो किस पे आधार था, उसका आधार क्या था, उस रिपोर्ट का आधार था
1931 में एक कास्ट सेंसस हुआ था, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई थी। स्टिल अभी भी रिमेनिंग द बेसिक ऑफ द आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस एंड डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या कह रहा है कि देखो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 1931 में सोचो कितने वर्ष पुराना कास्ट सेंसस किया गया था, उसी के ऊपर ये आधारित मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। अब इसी को आधार बनाया गया है आज तक 2023 तक। यही रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस चीज़ को, बैकवर्डनेस को, यानी कि पिछड़ापन को, है ना। 1980 के रिपोर्ट के आधार पे पिछड़ापन कितना है आज तक हम वो 23 साल बाद, 43 साल हो गया ना, उधर 20 हो गया और इधर 23 हो गया, 43 साल के बाद भी इसी रिपोर्ट पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, हम निर्धारित कर रहे हैं कि किस सीमा पर हमें रिजर्वेशन देना चाहिए टू अदर बैकवर्ड क्लासेज, है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि 1980 की रिपोर्ट के आधार पर आज तक हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कितना बैकवर्ड है और निर्धारित कर रहे हैं कि किस सीमा तक हमें रिजर्वेशन देना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अपना ग्रामर होने वाला है। डैट के साथ बेस्ड ऑन कास्ट सेंसस डेटा अपना स्टिल रिमेनिंग द बेसिक। अब देखो रिमेन क्या है, रिमेन मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रहना, यानी कि एक्शन और वर्ब के साथ कोई सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो आईएनजी फॉर्म में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमेनिंग, है ना। द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑफ के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाइंग लगा। बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ापन। एंड डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मतलब होता है निर्धारित करना। एक्सटेंड मतलब होता है सीमा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। द नीड फॉर द क्या हो गया, आर्टिकल, द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। द नीड फॉर अ कम्प्रिहेंसिव सेंसस दैट प्रोवाइड डेटा टू सपोर्ट और एवेल्युएट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटा और टू एसेस डिमांड फॉर देम रिमेन्स पर्टिनेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले वोकैब समझो गाइस। कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक, बहुत बड़े स्तर का, ठीक है, व्यापक हो गया। इवेल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा, जो अभी हमारे पास है। एसेस मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना। और पर्टिनेंट मतलब होता है उचित। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, उचित। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने, देखो। पर्टिनेंट मतलब होता है उचित, एसेस मतलब होता है आकलन करना, एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा, एवेल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन करना और कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक। ओके, तो ये सारे वोकैब हमने सीखे। अब पढ़ते हैं। अब क्या है कि ज़रूरत है किसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, कि हम एक व्यापक बड़े स्तर का सेंसस करें, जो कि हम क्या करते हैं, प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करती है। अब डैट के पहले जो हमारा नाउन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसस क्या है, सिंगुलर है, इसी वजह से मेन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगा, ठीक। तो ये जिस सेंसस है ये हमें देती है, क्या देती है, डेटा देती है, वैसी डेटा जो सपोर्ट करती है या फिर इवेल्युएट करती है, आकलन करती है हमारा जो मौजूदा रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है उसे, और टू ऐसे या फिर मूल्यांकन करती है डिमांड्स की फॉर द देम रिमेन्स पर्टिनेंट, या फिर जो इवेल्युएट करती है, जो मूल्यांकन करती है, उसके लिए आकलन करती है कि अभी हमें और क्या डिमांड करना है, रिमेन्स पर्टिनेंट, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा उचित है। ओके, चलो अब फिर से एक बार समझ लेते हैं। फॉर अ कम्प्रिहेंसिव सेंसस, सेंसस क्या हो गया, जनगणना, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये कम्प्रिहेंसिव क्या हो गया, व्यापक हो गया, कि ये बता रहा है नाउन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो ही गया। डेटा टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए डेटा देता है कि हम मूल्यांकन कर सके एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटा को, या फिर मूल्यांकन कर सके डिमांड्स को। देम रिमेन्स पर्टिनेंट, और ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही उचित हैं। सच अ डिलीजेंट एक्सरसाइज, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनत, जिसमें मेहनत लगे, परिश्रम लगे। ये एक्सरसाइज जो क्या है, मेहनत से भरा हुआ है। would also serve a legal imperative allowing the government to answer the Supreme Court's call for quantifiable data। क्या कह रहा है गाइस, कॉल मीन्स होता है अनुरोध, ठीक है, अनुरोध। क्वांटिफाइबल मतलब होता है मापनीय, ठीक है, मापनीय, जिसके आधार पर हम मापतौल कर सके। क्या कह रहा है कि
ये जो एक्सरसाइज है, मेहनत से भरा हुआ जो एक्सरसाइज है, ये ऑल्सो सर्व करेगा, ये हमें देगा, क्या देगा, जो लीगली आवश्यक चीज़ें हैं ना, जो हम लीगली। अब देखो गाइस क्या कह रहा है, कॉल मतलब होता है अनुरोध और क्वांटिफाइबल मतलब होता है मापनीय, मापदंड। क्या कह रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है, डिलीजेंट एक्सरसाइज है, ये सर्व करेगा, ठीक है, ये हमें देगा एक लीगल आवश्यक चीज़ें देगा, अलाउ, जो कि अलाउ करेगा हमें द गवर्नमेंट को, यानी कि अलाउ करेगा गवर्नमेंट को कि वो आंसर दे सके, जवाब दे सके, है ना। किसको जवाब दे सके, जो सुप्रीम कोर्ट ने मांग किया है, डिमांड की है कि भैया हमें मापनीय डेटा दो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांग की है कि हमें डेटा प्रोवाइड करो जिसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, है ना। तो उस चीज़ को भी अगर ये सेंसस कराया जाता है तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही लीगल इम्परेटिव होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को जाके डेटा को सौंप दे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करें, वुड आल्सो सर्व अ लीगल इम्परेटिव। देखो इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यकता, और ये आवश्यकता क्या है, लीगल है। तो बताओ क्या हुआ, ये नाउन हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद अपना गवर्नमेंट टू आंसर द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल, ये अपना क्या हो गया, डिमांड, मांग, ये अपना नाउन हो गया, ये भी अपना नाउन हो गया। फॉर क्वांटिफाइबल डेटा, डेटा नाउन हो गया, और ये डेटा कैसा है, क्वांटिफाइबल है, यानी कि मापनीय है, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। बट काउंटिंग कास्ट इज़ नॉट ईजी, लेकिन कास्ट को काउंट करना इतना भी आसान नहीं है। An inherent weakness is evident in how the government described the socio-economic and caste census in 2011। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे गाइस देखो, इनहेरेंट मीन्स होता है अंतर्निहित, है ना, जो ऑटोमेटिक आपके अंदर हो। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो बिल्कुल क्लियर हो। क्या कह रहा है कि एक कमजोरी है जो अंतर्निहित है ना, जो ऑलरेडी है, वो प्रत्यक्ष रूप से क्लियर है कि भैया कमजोरी तो कहीं ना कहीं है। इन हाउ द गवर्नमेंट डिस्क्राइब, यानी कि किस चीज़ में अंतर्निहित कमजोरी देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट ने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया है द सोशियो इकोनॉमी, यानी कि सोशियो इकोनॉमी और कास्ट सेंसस को 2011 में कैसे बताया है। एज बीइंग रिडल विथ इन्फॉर्मेटिव्स दैट मेड द डेटा कलेक्टेड अनयूजेबल। अब यहाँ पे देखो, रिडल मीन्स होता है गाइस भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है कमियां, दोष, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो सोशियो इकोनॉमी और कास्ट सेंसस 2011 का हुआ था, ये भरा हुआ है, किस चीज़ से, कमियों से भरा हुआ है, जिसने क्या किया है कि जो डेटा कलेक्टेड हुए थे उस साल, वो डेटा अभी क्या है, अनयूजेबल हो चुके हैं। और ये क्या है, अंतर्निहित कमजोरी है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। डेटा हेयर रिकॉर्डेड 46 लाख डिफरेंट कास्ट, यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग 46 लाख अलग अलग कास्ट है, सब कास्ट है, ठीक है, सरनेम्स है, विच रिक्वायर्ड एडिक्वेट पार्सिंग बिफोर बीइंग यूज फॉर प्रॉपर इन्यूमरेशन। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे गाइस पार्सिंग मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना, और इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना, काउंट करना। इन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, गणना करना, काउंट करना। एक सेकेंड, ओके। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम उस डेटा के अकॉर्डिंग 46 लाख अलग अलग कास्ट है, सब कास्ट है, सरनेम्स है, जिसको ज़रूरत है, ठीक है, कि हम क्या करें, एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर रूप से उसे विश्लेषण करें। क्या करें, विश्लेषण करें, प्रॉपर रूप से इसे विश्लेषण करें। पार्सिंग मतलब होता है विश्लेषण करना, किसके पहले, बीइंग यूज्ड फॉर प्रॉपर इन्यूमरेशन, यानी कि गणना के पहले, ये जो गणना होने वाली है उसके पहले हमें ये जो डेटा है कि हमारे पास 46 लाख डिफरेंट कास्ट हैं, सरनेम्स है, उनको ज़रूरत है कि हम अच्छे से विश्लेषण करें। ओके, डेटा हेयर रिकॉर्डिंग 60, यहाँ पे V2 इसलिए लगा, पास्ट इसलिए लगा क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। 46 लाख डिफरेंट कास्ट, 46 लाख है, इसी वजह से यहाँ पे मेन जो नाउन है अपना प्लूरल होता है। रिक्वायर्ड जिसको ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, रिक्वायर्ड इसलिए लगा कि हमें पास्ट की बात हो रही है।
इसके बाद पार्सिंग बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर प्रॉपर इन्यूमरेशन, यहाँ तक ठीक है। द सर्वेड हरीड कंडक्ट, ये जो सर्वे हुआ था ये जल्दीबाजी में कंडक्ट हुआ था। हरीड मतलब होता है जल्दीबाजी। विदाउट यूटिलाइजिंग द सेंसस कमिश्नर्स एंड द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल प्रॉपरली ऑल्सो रेंडर्ड इट प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पे देखो यूटिलाइजिंग मतलब होता है प्रयोग में लाना, यूज़ करना, ठीक है। रेंडर्ड मतलब होता है बनाना, और प्रॉब्लमेटिक मतलब होता है समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो सर्वे हुआ था वो जल्दीबाजी में हुआ था, कंडक्ट हुआ था। विदाउट यूटिलाइजिंग, बिना यूज किए हुए, क्या यूज़ किए हुए, सेंसस कमिश्नर को बिना यूज़ किए हुए, यानी कि सेंसस में कमिश्नर्स का यूज़ होता है उसका हमने यूज़ नहीं किया। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल प्रॉपरली का हमने प्रॉपरली यानी कि सही ढंग से यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पे प्रॉपरली क्या आएगा, एडवर्ब है, ठीक है। यूटिलाइज क्या होता है, यूज करना, और यूज हमने कैसे नहीं किया, प्रॉपरली नहीं किया, अच्छे ढंग से नहीं किया। तो जो भी वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कैसा है, कैसा इसका यूज हुआ है, तो वो होता है एडवर्ब। तो प्रॉपरली हमने यूज़ नहीं किया, और ये बनाता है, क्या बनाता है, इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बनाता है, ठीक है। इस सर्वे को, ये जो सर्वे हुआ था इस सर्वे में समस्या है, ठीक है, और ये समस्या इन सारी चीज़ों से हुई है, जो सारी चीज़ों ने बनाया है, क्या बनाया है, इस सर्वे को प्रॉब्लमेटिक बनाया है, ठीक है। अब देखो विदाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यूटिलाइजिंग क्या हो गया, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड द आल्सो रेंडर्ड इट, देखो यहाँ पे क्या है कि द सर्वे हरीड मतलब होता है जल्दबाजी में। तो एंड के पहले या फिर अल्सो कनेक्टर के पहले जो सेंटेंस पास्ट में होगा तो कनेक्टर के बाद भी पास्ट ही में होगा, प्रेजेंट में होगा तो कनेक्टर के बाद में भी प्रेजेंट में ही होगा। तो यहाँ पे V2 है, इसी वजह से यहाँ पे V2 लगा है। अब पढ़ने के बाद गाइज एक बार हम लोग क्या करेंगे, वोकैब को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कि वोकैब हमारा सही है, कितना याद हुआ। देखो इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक, अपडेटेड मतलब होता है लेटेस्ट, सेंसस मतलब होता है गणना, इसके बाद होता है फ्लॉड मतलब होता है कमी, इसके बाद ज्वाइनिंग द कोरस मतलब होता है शामिल होना, इसके बाद इमर्जिंग मतलब होता है उभरना, कंसेंसस मतलब होता है आपसी सहमति, कमिटेड मतलब होता है प्रतिबद्ध, बेल्ट मतलब होता है क्षेत्र, एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ाना, इन पार्टिकुलर मतलब होता है खास तौर से, एक्सपेंडिंग मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब होता है सीमा, डिटरमाइनिंग मतलब होता है निर्धारित करना, बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ापन, इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा, कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है व्यापक, पर्टिनेंट मतलब होता है उचित, पर्टिनेंट मतलब होता है उचित, एसेस मतलब होता है आकलन करना, एसेस मतलब होता है आकलन करना, क्वांटिफाइबल मतलब होता है मापनीय, कॉल मतलब होता है अनुरोध या फिर डिमांड करना, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, इनहेरेंट मतलब होता है अंतर्निहित, एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, रीडल मतलब होता है भरा हुआ, इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है कमियां, इसके बाद इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना, हरीड मतलब होता है जल्दीबाजी, यूटिलाइजिंग मतलब होता है यूज़ करना, पार्सिंग मतलब होता है निर्णय पे पहुंचना, इसके बाद प्रॉब्लमेटिक मतलब होता है समस्याग्रस्त। ओके, तो हमने क्या सीखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी सेंसस को, कास्ट सेंसस में सहमति जाहिर की, भैया की कास्ट सेंसस होना चाहिए। कांग्रेस ने क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अगर हम कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पार्टी मजबूत होगी, ठीक है। अब 1980 में एक रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन, जो 1931 के कास्ट सेंसस पर निर्धारित है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आज तक हम लोग रिजर्वेशन देते आए हैं। अब वो जो है और ऐसे है ना, तो उसी के आधार पर हम देते आए हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी डिमांड कर रही है कि डेटा दो जिसके आधार पे हम लोग क्या करें, रिजर्वेशन को निर्धारित करें। लेकिन काउंटिंग कास्ट बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, जैसे कि 2011 में देखा गया था सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस में, ठीक है। 2011 में ये जो दोनों गणनाएँ हुई थी, जो दोनों रिपोर्ट आए थे, वो रिपोर्ट भरे पड़े हैं कमियों से, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा अब अनयूजेबल लग रहे हैं।
डेटा ने बताया उस टाइम के कि 46 लाख डिफरेंट कास्ट है हमारे यहाँ, सरनेम्स हैं। अब हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आकलन करने, बहुत ही अच्छे से आकलन करें गणना के पहले, ठीक है। अब ये जो सर्वे हुआ था जल्दीबाजी में हुआ था, हमने सेंसस कमीशन का और रजिस्ट्रार जनरल का बहुत ही अच्छे से यूज़ नहीं किया था और इन्होंने बना दिया था इस सेंसस को क्या, प्रॉब्लमेटिक। Foregoing exercise would entail an adequate consolidation of caste subcaste names into social groups based on synonymity and equivalence of the self-identified group names revealed by respondents in the census। देखो respondents मतलब होता है पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट करते हैं ना उसे बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। इक्विवेलेंस मीन्स होता है इक्वल, बराबर। साइनोनिमिटी मीन्स होता है इक्वल, बराबर, इसका भी सेम ही मतलब होता है। थ्रो गोइंग मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से, ठीक है। इंटेल मीन्स होता है शामिल करना, और कंसोलिडेटेड मतलब होता है एकत्र करना, ठीक है, मिला देना। तो क्या कह रहा है कि हमें एक संपूर्ण और अधिक संपूर्ण एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, सेंसस करने की ज़रूरत है। वुड इंटेल जिसमें शामिल होगा, इस एक्सरसाइज में शामिल होगा, क्या शामिल होगा, एंड एडिक्वेट कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सब कास्ट नेम्स इनटू सोशल ग्रुप्स। क्या है कि इसमें शामिल होगा, हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। किस चीज़ को मिला देंगे, कंसोलिडेशन मतलब होता है एकत्र कर देना, मर्ज कर देना। तो हम इसमें एकत्रित कर देंगे, इस एक्सरसाइज में क्या एकत्रित कर देंगे, जो कास्ट सब कास्ट के जो नेम्स हैं ना, इनको एकत्रित कर देंगे सोशल ग्रुप्स के अंदर बेस्ड। और ये बेस्ड होगा, ये आधारित होगा किस चीज़ पर, साइनोनिमिटी के ऊपर, यानी कि समानता के ऊपर आधारित होगा। देखो क्या कह रहा है, जैसे कि कोई पंडित है, ठीक है, कोई पंडित कास्ट का है, लेकिन वो टाइटल कुछ भी लगाते हैं, है ना। मतलब पंडित कास्ट में भी क्या होता है कि लोग अलग अलग के तरह के टाइटल लगा लेते हैं। तो वही कह रहा है कि कास्ट सब कास्ट को, नेम को जो है ना, हम लोग सोशल ग्रुप के अंदर ला देंगे, इसको एक कर देंगे, ठीक है, एंड इक्विवेलेंस कर देंगे, हम बराबर कर देंगे किस चीज़ को, ऑफ सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप्स नेम्स रिवील्ड बाय रेस्पोंडेंट्स इन द सेंसस। यानी कि देखो कुछ लोग ऐसे वो होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं इस कास्ट का भी नहीं हूँ, मैं इस कास्ट का भी नहीं हूँ, यानी कि वो खुद सेल्फ डिसाइड करते हैं कि मैं इस कास्ट में रहना चाहता हूँ। तो उनको भी इसके अंदर लाके हम बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जो कि रिवील्ड किया जाएगा, जो खुलासा होगा, है ना। खुलासा कैसे होगा कि इसमें जो पार्टिसिपेंट लेंगे ना इस सेंसस में, उनके द्वारा ये खुलासा किया जाएगा। फिर हम उस पर क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, समान सारी चीज़ें कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ आर्टिकल लगा है ना, तो एक्सरसाइज क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन ये कैसा है, ये एक्सरसाइज हमें कैसे करना है, थ्रो गोइंग करना है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वुड इंटेल मतलब होता है शामिल करना, कोई एक्शन दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। एंड एडिक्वेट कंसोलिडेशन, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और ये नाउन कैसा है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेम्स रिवील्ड बाय रेस्पोंडेंट्स इन द सेंसस। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। मार्किंग दिस ग्रुप्स, अब क्या होता है, मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आईएनजी फॉर्म में होता है, तो ये क्या बन जाता है, जीरेंड, और नाउन का काम करने लगता है। तो मार्किंग दिस ग्रुप्स, इन ग्रुप को हम मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, अगेंस्ट द ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक स्टेट को हम इन सारे ग्रुप को ओबीसी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में लिस्ट कर देंगे प्रत्येक राज्य के लिए। वुड बिल्ड अ यूजफुल डेटाबेस, और ये क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण डेटाबेस तैयार करेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। वुड बिल्ड अ यूजफुल डेटाबेस, और ऐसा करके हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटाबेस तैयार कर लेंगे, विच कैन बी यूटिलाइज, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैन बी के साथ यूटिलाइज भीतरी लगा है। भीतरी कब लगता है गाइज, जब बी के साथ भीतरी जब लगता है जब वो सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, यानी कि कोई काम हम खुद ना करके हमारे ऊपर कोई काम करता है तो वो पैसिव। जैसे बोला कि मैंने राम को मारा, पीटा, ठीक है, पीटा, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने राम को पीटा, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया। अब यही बात हुआ कि राम मुझे मारा गया, ठीक है, तो मुझे मारा गया, तो ये मुझे जब पीटा गया तो किसी और के द्वारा पीटा गया,
तो वो क्या कहाँ चला जाता है, पैसिव फॉर्म में चला जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो तो वो पैसिव बन जाता है। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द डिसेंशियल सेंसस, यानी डिसेंशियल मतलब होता है 10 को, यानी कि 10 साल के पीरियड को बोलते हैं दशक। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 10 सालों में जो सेंसस होते हैं, जो जनगणना होते हैं, ये डेटाबेस को हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। द डेटा ऑब्टेन दिस वे कैन बी यूज टू पार्स एग्रीगेटेड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर दीज ग्रुप्स। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो गाइस, पार्स मतलब क्या होता है, पार्स मीन्स होता है विश्लेषण करना, एग्रीगेटेड मतलब होता है संग्रहित करना। तो कह रहा है कि जो डेटा है, इस तरह से जो डेटा हम प्राप्त करेंगे इसको हम यूज कर सकते हैं। सकना के लिए यहाँ पे क्या नया, किस चीज़ के लिए, विश्लेषण करने के लिए, जो एक संग्रहित यानी कि जो हम संग्रह करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर दिस ग्रुप, यानी कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनका जो हम सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करेंगे उसको विश्लेषण करने में ये डेटा बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। But with the government having postponed the long delay 2021 census and not acquiescing to the demand of including caste count, questions remain whether an effective caste census is possible। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो गाइस, एक्विशिंग मतलब होता है सहमत होना। क्या होना, सहमत होना। तो क्या कह रहा है, बट विद द गवर्नमेंट हैविंग पोस्टपोन, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पोस्टपोन किया है द लॉन्ग डिलेड 2021 का सेंसस, यानी कि 2021 का जो सेंसस है, जनगणना है, सरकार ने इसे पोस्टपोन किया है। और नॉट इक्विशिंग, और सहमत नहीं है, किस चीज़ से सहमत नहीं है, टू द डिमांड, इस डिमांड से कि हम लोग क्या करेंगे, कास्ट को काउंट करेंगे, यानी कि कास्ट काउंटिंग की डिमांड चल रही है कि प्रत्येक कास्ट को काउंट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सहमत नहीं है। तो क्वेश्चंस रिमेन, यानी कि जो सवाल है वो रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं कि क्या इफ़ेक्टिव कास्ट सेंसस करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। क्या कह रहा है कि 2021 में सेंसस होना था, सरकार बहुत दिन से डिले कर रही है और सहमति नहीं कर रही है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट काउंट होना चाहिए, और अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि ये जो सेंसस है ये सही ढंग से हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा। देयर इज ऑफ कोर्स द रिस्क ऑफ रीइफिकेशन ऑफ कास्ट आइडेंटिफाइज इवन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सीक्स टू बिल्ड अ कास्टलेस सोसाइटी। क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो गाइस, रीइफिकेशन मतलब होता है कि उसका स्वरूप को ग्रहण कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, और सिक्स मतलब होता है प्रयास करना। तो क्या कह रहा है, देयर इज ऑफ कोर्स, हाँ भाई ये सच है, द रिस्क ऑफ रीइफिकेशन, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, कास्ट आइडेंटिटीज़ को, इवन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सीक्स टू बिल्ड अ कास्टलेस सोसाइटी। क्या कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये ऑर्डर दिया गया है कि हम प्रयास करें कि एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएं, एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ पे कास्टिज्म ना हो। ठीक है, लेकिन देयर इज अ कोर्स ऑफ द रिस्क, ये एक तरीका है किस चीज़ का, कि अगर हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसके प्रारूप को स्वीकार कर रहे हैं, कास्ट आइडेंटिटीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या कह रहा है, देयर इज कोर्स द रिस्क, यानी कि ये रिस्क है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ही रिस्क है कि हम कास्ट आइडेंटिटीज़ को स्वीकार करें, इसके प्रारूप को स्वीकार करें, जबकि क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑर्डर है कि हम प्रयास करें कि हमारी सोसाइटी क्या हो, कास्टलेस सोसाइटी बने। इसके बावजूद भी हम कास्ट को लेकर जनगणना कर रहे हैं, तो ये रिस्क से भरा हुआ हो सकता है। बट विथ कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन स्टिल प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख। ठीक है, विशेष। क्या कह रहा है कि जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है ना, वो अभी भी प्रमुख माना जाता है। सच ए सेंसस सिम्स पॉलिटिकल इम्परेटिव, यानी कि अगर हम ऐसा सेंसस कराते हैं, कास्ट रिलेटेड अपना सेंसस कराते हैं, तो ये पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ मोरली फ्लॉड, अगर नैतिकता के आधार पर देखी जाए तो इसमें कमियां हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ थ्रू फेसाइल रिजर्वेशन कोटा डेट
confer income benefits and a degree of social justice without actually advancing the cause of it to cashless society। क्या करा है देखो, सबसे पहले हिंदी समझते हैं। एड्रेसिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को निपटान करना, किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना। फेसाइल मीन्स हो जाता है नाजुक, ठीक है। इन इक्विटीज़ मतलब होता है कमियाँ, ठीक है। फेसाइल मतलब होता है नाजुक। कन्फर्म मीन्स होता है प्रदान करना, ओके। कन्फर्म मीन्स हो गया प्रदान करना। डिग्री मीन्स होता है हद, ठीक है, सीमा। एडवांसिंग मीन्स होता है बढ़ाना। कॉज मतलब होता है कारण, और कास्टलेस मतलब होता है जाति से रहित, है ना। तो क्या कह रहा है, समझते हैं चीज़ों को। क्या कह रहा है कि ये जो सेंसस है ना, ये नैतिकता के आधार पे हो सकता है गलत है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ओके। अब क्यों आवश्यक है कि इसका पर्पस है कि ये एड्रेस करे, निपटान करे किस चीज़ का, जो सोशियो इकोनॉमिक असमानता है हमारे अंदर, उसका वो निपटान करे। कैसे निपटान करेगा? थ्रू फेसाइल रिजर्वेशन, यानी कि जो हम रिजर्वेशन देते हैं, जो नाजुक रिजर्वेशन यानी कि छोटा मोटा जो रिजर्वेशन देते हैं कोटा, उससे हम क्या करें, जो हमारे समाज में असमानता है उसको दूर करते हैं, जो कि प्रदान करती है डेट कॉन्फर। ये जो रिजर्वेशन है ये प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? इनकम बेनिफिट्स देती है, और डिग्री एक हद तक सोशल जस्टिस देती है, बिना किसी बढ़ाए हुए क्या बढ़ाए हुए कारण को, जो कि क्या है, ऑफ अ ट्रूली कास्टलेस सोसाइटी। यानी कि कह रहा है कि अगर हम एक कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, और इसके कारण को, है ना, कि कौन कौन ऐसे कारण हैं जो कारण हमें कास्टलेस सोसाइटी बनाने में मदद करेंगे, बिना इसको एडवांस किए हुए, बिना इसको बढ़ाए, है ना। हम अगर सेंसस जैसे कास्टलेस सोसाइटी के पैरामीटर हो गए, ये काम करने से हमारा कास्टलेस सोसाइटी बन जाएगा। मान लो 10 रूल है, ठीक है। तो इस रूल को बिना बढ़ोतरी किए हुए, ठीक है, हम अगर ये सेंसस करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो असमानता है सोशियो इकोनॉमी में, उसमें हम सुधार करेंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, जो कि मदद करेगी इनकम बेनिफिट बढ़ाने में, ठीक है, और कुछ हद तक सोशल जस्टिस देने में। सो गाइस, ऐसे आपको एडिटोरियल तोड़ तोड़ के पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर चीज़ को समझते हुए पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस ऐसे ही आपको पढ़ना है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय।